हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, हम बता रहे हैं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो कि आपका बीसीडब्ल्यू यानी कि बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला के आप द्वारा आपका टेस्ट कराया जा रहा है 72 बीपीएससी का। उसका फुल एंड टेस्ट नंबर आज हम लोग 6 देखेंगे। ध्यान रखिए, ये पार्ट 1 अब पार्ट 2 में आपका कंप्लीट कराया जाएगा। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 यानी 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और हाँ, एक जरूरी सूचना भी है, वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। वीडियो का स्पीड थोड़ा 1.15x पे देखिएगा, वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिएगा। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर दीजिएगा। और चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए वहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और जो आंसर आप लोगों को पता होगा वो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि विरामहित है? तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि विरामहित है? तो का विकृति या अस्ट्रेन जो है सो आपका विरामहित है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, किसके बारे में? विकृति या अस्ट्रेन के बारे में। देखिए, इसे किसी भौतिक आयाम में हुए परिवर्तन और उनके मूल आयाम के अनुपात को रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए लंबाई में परिवर्तन में मूल लंबाई से विभाजन करना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है तो प्रकाश की गति हमेशा समान रहती है, याद रखिएगा। प्रकाश की गति हमेशा समान रहती है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग एक मौलिक सार्वभौमिक स्थानांतरण है जो ठीक कितना है 2,99,07,000 कितना यार 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकेंड, लगभग कितना 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या की गति से संचालित होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बताइए, एक 150 मीटर ट्रेन की एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर सकती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? इसको थोड़ा सा आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा भैया। तो इसको आपको लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप बताते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। थोड़ा सा 10 क्वेश्चन आपका ये साइंस का क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आप लोग निकलेंगे जीके जीएस की ओर। देखिए कथन है और निष्कर्ष है, निष्कर्ष 2 है। कथन में दिया हुआ है द्रव्यमान m वाली एक वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरी रही है और उसका त्वरण स्थिर रहता है। और निष्कर्ष 1 में आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 में वस्तु का वेग समान रूप से बढ़ता है। निष्कर्ष 2 में बोल रहा है वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो इसका कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तो केवल निष्कर्ष 1 आपका इसमें जो है सही है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखिए, एक रॉकेट में 1 सेकेंड पेंडुलम लगाया गया है। उसके 2 दोलन की अवधि तब कम हो जाती है जब रॉकेट क्या होती है? जब रॉकेट, याद रखिएगा इसका सही उत्तर आपका होगा जब रॉकेट एक समान त्वरण के साथ ऊपर जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गतिमान, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए गणितीय रूप से आवर्तकाल टी के घटने के लिए हर में उपस्थिति प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण को बढ़ाना आवश्यक है, याद रखिए। जब कोई रॉकेट असमान त्वरण से ऊपर की ओर त्वरित होता है तो एक जड़त्वीय आभासी बल उसके भीतर उपस्थित प्रत्येक वस्तु को नीचे की ओर धकेलता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। मतलब यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल आपका क्या होगा? तो आपका जो है सो 1/4 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग को बनाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना हीरे की असाधारण चमक के लिए जिम्मेदार है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना हीरे की असाधारण चमक के लिए जिम्मेदार हैं? कौन सा जिम्मेदार है? तो आपका ध्यान रखिए, देखिए परिकीर्ण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है सो आपका हीरे की अवधारणा चमक के लिए जिम्मेदार है, परिकीर्ण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होती है? आँख के फोकस की दूरी किसके नियंत्रण में होती है, याद रखिएगा। तो ये आपका जो है सो
देखिए सिलियरी बॉडी या सिलियरी मांसपेशियों में आपका नियंत्रण में होती है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और माफ़ कीजिएगा, इसका देखिए सोल्यूशन उतना आपको नहीं दिया गया भी है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा टिक मराते हुए चले जाएंगे। देखिए, और इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, तो आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, अवस्रव ध्वनियों की आवृत्ति होती है, बताइए। अवस्रव या इंफ्रासोनिक ध्वनियों की आवृत्ति होती है, ध्वनियों की आवृत्ति होती है। तो अगर किस में होती है तो आपको होती है 20 Hz से कम होती है, कितना 20 Hz से आपका हर्ट्ज से कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो लघु पथन या शॉर्ट सर्किट में परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, काफ़ी कम हो जाता है या स्थिर रहता है या फिर बहुत अधिक हो जाता है या फिर शून्य हो जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाता है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, याद रखिएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। 11 नंबर प्रश्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नाइलॉन 6 और 6 जैसे कृत्रिम बहुलकों का निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो आपका एडिपिक अम्ल में आपका इसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। देखिए, एक विद्यार्थी एक अज्ञात विलयन का परीक्षण फिनाल्फॉथिलीन सूचक से करता है और विलयन गहरा गुलाबी हो जाता है। इस विलयन की प्रकृति के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये आपका विलयन क्षारीय है, याद रखिए कौन सा, तो विलयन क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। बताइए, सोल्डर मिश्र धातु की संरचना क्या है जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में विद्युत तारों को जोड़ने के लिए आवश्यक रूप से उपयोगी की जाती है। बताइएगा, सोल्डर मिश्र धातु की संरचना क्या है जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में विद्युत तारों को जोड़ने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये आपका शीशा या लेड और टीन का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। देखिए, 14 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, पूरा नाभिकीय रसायन शास्त्र और इसके अनुप्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 में नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम 238 बिल्कुल आपका गलत है। तो ये कार्बन 14 C14 डेटिंग और पुरातात्विक तकनीक है जिसके द्वारा रेडियोधर्मी कार्बन के क्षय को मापन जैविक पदार्थों की आयु अनुमान लगाया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम नियंत्रित नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं जो नाभिकीय विकिरण की तुलना में प्रति इकाई द्रव्यमान कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए 14 का सही उत्तर कौन सा, 2 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 देखिए आपका क्या कह रहा है। अभिकथन 1 है, अभिकथन 1 है, कारण आर है। अभिकथन 1 में क्या, एक विद्युत अपघटक इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन की चमकता उसके सांद्रता की कमी में होने वाले घटने से की जाती है। बताइए, एक विद्युत अपघटक इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन की चमकता उसके सांद्रता में कमी होने पर घट जाती है, वही कारण आर में आपको दिया हुआ है। तनुकरण करने पर विलयन के प्रति इकाई आयतन में आयनों की कमी कम हो जाती है। क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आपका अभिकथन 1 और कारण आर जो सबको दोनों सही है और अभिकथन 1 की आपको सही व्याख्या करता। देखिए, अभिकथन ए सही है और आर भी आपका सही है, तथा कारण और अभिकथन की सही व्याख्या करता है, याद रखिएगा। 1 और 2 आपका दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। देखिए, व्यंजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हम पता है भी आप लोगों को थोड़ा सा कठिनाई हो रहा होगा ये चैप्टर पढ़ने में, लेकिन ये सभी अगर आप नहीं पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत ना हो जाएगा। आप सोचिएगा सिर्फ हम जीएस का सेट लगा कर हम बीपीएससी क्लियर कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा, आप लोग को ये भी सेट पढ़ाना पड़ेगा। देखिए, व्यंजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन बोल रहा है कि गलत है। देखिए, यह अपने उच्च कार्बन सामग्री के कारण कालिक युक्त ज्वाला यानी लौ के साथ जलता है, जो कि ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी में आपका यह कमरे के तापमान पर ब्रोमीन जल या ब्रोमीन वाटर को आसानी से रंगित कर देता है, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका ये भी सही है, ये भी सही है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो निर्धारित परिस्थितियों में ठंडा किए जाने पर
स्नेहक तेल बहना बंद कर देता है, उसके तापमान को क्या कहा जाता है? उसके तापमान को आपका पोर प्लॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर प्लॉइंट कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा, इसका सोल्यूशन नहीं है अभी ये, तो इसीलिए इसके कारण हम थोड़ा सा जल्दी से निकल रहे हैं। मतलब चूने के बुझने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? मतलब चूने के बुझाने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन सी अभिक्रिया होती है? तो याद रखिएगा, देखिए आपको 1 और 4 होती है, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और आपको संयोजन अभिक्रिया होती है। याद रखिए 1 और 4 आपका, बगैर 2 और 3 आपका नहीं होते, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 के। निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल यानी कि लेविक एसिड नहीं है? जैसे लेविक एसिड आपका इसमें से कौन नहीं है? तो याद रखिएगा इसको, देखिए लेविक एसिड आपका कौन नहीं है? तो हाँ, लेविक एसिड NH3 जो है आपका लेविक एसिड नहीं है। याद रखिए यहाँ बोल रहा नहीं है। तो लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो सबसे कम आपका जो है सो पिटवा लोहा और रॉट आयरन में होती है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव दो पतली आपस में जुड़ी हुई कोशिकीय भित्तियों से पहचाना जाता है, जो साबुन के डिब्बे के तहत एक दूसरे में फिट होती है और जिसमें सिलिका भरी होती है? सिलिका भरी आपका डायटमस में होती है। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोटीन संश्लेषण में ट्रांसलेशन की आणविक प्रक्रिया का सही वर्णन करते हैं? सही वर्णन आपका जो है किसका करते हैं? तो याद रखिएगा, देखिए आपका राइबोजाइम प्लेटिडिल ट्रांसफेरर प्लेस्टाइड बांध निर्माण को उत्प्रेरित करता है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद आपका कौन सा सही हो जाएगा? उसके बाद आपका देखिए tRNA में अमीनो एलिएशन और एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है जिसमें से ATP की आवश्यकता होती है। ये भी आपको बिल्कुल सही होगा। बाकी 2 और 4 आपका गलत है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 3 आपको बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। बताइए अग्नाशयी रस का कौन सा घटक एक निष्क्रिय एंजाइम है जिसके आंतों की श्लेष्मा द्वारा स्रावित एक एंजाइम द्वारा सक्रिय किया जाता है? ध्यान रखिए सक्रिय किया जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा? इसका सही उत्तर आपका जो है सो ट्रिप्स नोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो। तो साइंस का क्वेश्चन है भी, थोड़ा सा आप लोग जानते करने होंगे, थोड़ा सा हार्ड रहता है पढ़ने में भी और बोलने में भी। इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 25 नंबर प्रश्न बताइएगा, कंकालीय पेशी तंतु की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई में संकुचन के पुनरावृत्त इकाइयाँ होती हैं। दो क्रमिक जेड रेखाओं या लाइंस के बीच स्थिर संकुचन की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? क्रियात्मक इकाई को आपका सर्कोमियर कहा जाता है। कौन कहा जाता है? तो सर्कोमियर कहा जाता है। याद रखिएगा, देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। बताइए DNA फिंगरप्रिंटिंग में यह तकनीकी पुनरावृत्ति DNA अनुक्रमों को विशिष्ट क्षेत्रों को ट्रैक करने पर आधारित होती है जो उच्च स्तर की बहुरूपता दिखाते हैं। इन छोटे क्रमिक रूप से दोहराए गए अनुक्रमों को क्या कहा जाता है? दोहराए गए अनुक्रमों को क्या कहा जाता है? तो आपका देखिए BNTR आपका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो भैया देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 2-3 को क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे, हार्ड क्वेश्चन छोड़ेंगे तभी मज़ा आएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय सेट क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रतिरक्षी को उनकी सटीक जैविक स्थान या भूमिका के साथ सही रूप से मिलान करें। बताइए सही रूप से आपको बोल रहा है मिलान करने के लिए। चलिए मिलान कीजिए। देखिए एक में आपका IgA नवजात शिशुओं की रक्षा हेतु पीले रंग के कोलोस्ट्रम
द्रव में उपस्थित है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। IgE क्या बोला, अंति संवेदनशील एलर्जिक प्रतिक्रियाओं में शामिल है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी गलत हो जाएगा, एक भी दो भी गलत है। IgA सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला परिसंचारी एंटीबॉडी और दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान में रखिए, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसमें सही बोला था कि गलत बोल रहा था यार, एक सेकंड रुकिए। तो कौन भूमिका के साथ सही रूप, अरे सही रूप से मेल खाता है, ये भी सही है भैया, ये भी सही है और ये भी सही, तीनों आपका जो है इसमें बिल्कुल सही है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा। 29 नंबर पर देखिए, लाइकेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो प्रतिरोगी परीक्षाओं में पर्यावरण गुणवत्ता के सांकेतिक रूप से अक्सर पूछे जाते हैं। अक्सर पूछे जाते हैं, तो अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक दो तीनों पूछे जाते हैं। देखिए, एक में लाइकेन का परस्पर लाभकारी सहजीवी संबंध हैं जो शैवाल और कवक के बीच होता है, जो बिल्कुल सही है। शैवाल घटक भोजन का निर्माण करता है, जबकि कवक घटक आश्रय सुरक्षा प्रदान करता है और खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। लाइकेन वायु प्रदूषण विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड H2O से होने वाले प्रदूषण उत्कृष्ट जैव सूचक बायो डिटेक्टर होते हैं, ये भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, 4 आपको बिल्कुल गलत है। तो 29 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 1 2 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे, रंध्र से खुलने की प्रक्रिया के दौरान रक्षक कोशिकाओं के अंदर कौन सा आयन संचयित होता है जिससे उनका मूल विभव कम हो जाता है? मूल विभव कम हो जाता है, तो मूल विभव जो है सो आपका पोटेशियम में आपका कम हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। बजट प्रक्रिया के दौरान कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब बजट प्रक्रिया के दौरान कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य जो है सो आपका किसी विशेष सरकारी नीति के प्रति असहमति व्यक्त करने के लिए अनुदान घटाकर ₹1 करने का प्रस्ताव रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। बताइए, निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार कीजिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए संविधान में उपयुक्त में कितनी योग्यताएं उल्लेखित है? कितनी योग्यताएं उल्लेखित हैं? याद रखिएगा, तो कितनी है? तो आपका केवल 2 युग्म आपका उल्लेखित है, लेकिन इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। बताइए, राज्यसभा के सदस्यों के मनोनीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के लिए सदस्यों के मनोनयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन इसमें से आपका सही है ये आप लोग को बताना है। कितने कथन सही है, याद रखिएगा, कितने कथन सही है। देखिए, एक में है भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम 20 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, याद रखिए, बिल्कुल गलत है। 2 में देखिए आपका मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होते, भी ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही है। कथन 3 में वे केंद्रीय मंडल के मंत्री नियुक्त होने पर पात्र नहीं होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। याद रखिए, केवल एक आपका इसमें सही है, केवल एक आपका सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। बताइए, चलिए आपका यहाँ से देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया है। बताइए, तब पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है। भारतीय शासन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या था? भारतीय शासन और व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार उपरोक्त में से कितने संघीय कार्यपालिका का भाग हैं? कार्यपालिका के कितने आपका इसमें भाग है? तो याद रखिएगा, कार्यपालिका का भाग इसमें जो है सो कौन कौन है? कार्यपालिका का भाग राष्ट्रपति का, ये भी आपका कार्यपालिका का भाग है। भारत का उपराष्ट्रपति भी कार्यपालिका का भाग है। प्रधानमंत्री का केंद्रीय मंत्री परिषद भी आपका कार्यपालिका का भाग है। भारत का महान्यायाधीश भी जो है सो आपका कार्यपालिका का भाग है, याद रखिएगा। चारों जो है सो आपका कार्यपालिका का भाग है, याद, संघीय कार्यपालिका भाग है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की आधार के रूप में भारत में संविधान का स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं?
बताइएगा इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर आपका जो है सो हो जाएगा कौन सा, केवल एक हो जाएगा। केवल एक आपका कौन सा होगा, तो इसका आंसर आप लोग प्लीज़ केवल एक हम बताते हैं, तो इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी क्षेत्र या उसके भाग को अनुसूचित क्षेत्र न रहने का निर्देश दे सकता है। अनुसूचित क्षेत्र न रहने का निर्देश दे सकता है। निर्देश कौन दे सकते हैं, तो ये आप दे सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका भारत के राष्ट्रपति आपको ये निर्देश दे सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए बताइएगा कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें देखिए कौन सा कथन आपका गलत है। कथन एक में देखिए आपका है चुनाव अनुपालिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये देखिए इसमें राज्यसभा चुनावों में नोटा इनमें से कोई नहीं का विकल्प मतदाताओं का उपलब्ध होता है, बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। इसमें बोल रहा था कौन सा कथन गलत है, तो ए, बी और सी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका गलत है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब भारत के उपरोक्त में से कितने चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किए जाते हैं। बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तब उसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए कौन सा विकल्प राष्ट्रपति हो जाएगा और आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा। उसके बाद आपको लोकसभा का अध्यक्ष आपका नहीं होगा। उसके बाद आपका जो है सो राज्य विधान परिषद के सदस्य द्वारा राज्य के विधानसभा सदस्यों से चुना जाता है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 3 कथन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, कथन 2 है। कथन 1 में संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 ने कुछ क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया है। करण 8 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में गठित हुआ था, ये अनुशंसा की थी कि भारत की प्रशासनिक इकाइयों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के में अंगीकृत किया जाता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है, बताइएगा कि कौन सा कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है, और कथन 1 की सही व्याख्या करता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से अब थोड़ा सा पढ़ने में कुछ मजा आएगा। देखिए, भारत के ग्राम स्तर पर पंचायतों यानी ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए कथन 1 में देखिए आपका क्या बोल रहा है, ग्राम स्तर की पंचायत पर सभी सीटों पंचायत के क्षेत्रों प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रयुक्त चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाती है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। यह ग्राम सभा एक कार्यकारी इकाई होती है और ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 आपका बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41। यार माफ़ कीजिएगा, ये बार बार देखिए माफ़ी मांग रहे हैं कि इसका सोल्यूशन हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। और देखिए यार उसके बाद अभी जाकर नहाना, सब बहन लोग भी बाहर में बैठी हुई है, बोल रहे कि जल्दी भैया नहाइए, जल्दी नहाइए। अब हम जल्दी में इसीलिए निकल रहे हैं यहाँ से। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं, महासागरीय को प्रभावित करते हैं। तो ये आपका कौन करते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये आपका करते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, पृथ्वी का घूर्णन करते हैं, आपका वायु दाब और पवन करते हैं, और महासागरीय जल का घनत्व करते हैं। 1, 2 और 3 करते हैं, पृथ्वी का परिक्रमण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 के। महासागरीय नितंब के स्थलीकृत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने आपका सही है, ये आप लोग को बताना है, कितने सही हैं। देखिए इसका आंसर आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
जी बिल्कुल, इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 42 नंबर पर देखिए, मध्य और उत्तरी भारत की नदियां के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। किसके बारे में? चलिए बताइए, इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, देखिए आपका केन बेतवा नदियाँ यमुना नदी के उत्तर वाहिनी उत्तर की ओर बहने वाली सहायक नदियाँ हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बनास नदी एक अपेक्षाकृत छोटी नदी है जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है और यह चंबल नदी में मिलती है, ये भी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है कि दोनों का तनाव का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। एक किसान जो सीधे बोए गए धान उगा रहा है वह सूखे हरे खाद की फसलों को बिना मिट्टी में मिलाए खेत में खड़ा होता है, जिससे वह प्रतीत रूप से सड़ गल जाती है। यह प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह प्रक्रिया का भूरी खाद ब्राउन मैन्योरिंग आपका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गोदावरी नदी की दाहिनी तट की सहायक नदियाँ हैं? बताइए दाहिनी तट की सहायक नदियाँ हैं, तो आपको सही उत्तर को आप लोग को बताना है। कौन सा दाहिनी नदियाँ का आपका सहायक नदियाँ हैं? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, ये आपका मांजरा है और आपका मानेर है, याद रखिएगा। ये दोनों नदियाँ जो है सो आपका गोदावरी नदी की दाहिनी तट की सहायक नदियाँ, याद रखिए कौन कौन सा? मांजरा और मनेर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 46 आप लोग को मिलान करना है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर चलिए मिलान कर देखिए, सेंटा एना पवन और कौन सा स्वभाग एवं स्थान है? तो इनका स्वभाग और स्थान आपका जो हो जाएगा तो आपका हो जाएगा दक्षिणी कैलिफोर्निया का गर्म शुक्ल आग फैलाने वाली पवन, याद रखिए ये आपका हो जाएगा 4 में। देखिए पंपेरो पवन आपका कौन सा हो जाएगा? तो पंपेरो पवन आपका 1 में हो जाएगा अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र की ठंडी केटावेटिक पवन, याद रखिएगा। मैशूम आपका किस में? तो मैशूम आपका हो जाएगा, दम रखिए 2 में हो जाएगा अरब मरुस्थल की गर्म शुक्ल दम घोंटू पवन। और 22 आपका पवन हो जाएगा इसमें राइन घाटी की ठंडी तीव्र पर्वतीय पवन है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। बताइए निम्नलिखित द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 में बैरन द्वीप जो अंडमान मध्यभूमि के पूर्व में स्थित हैं, भारत और पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप अंडमान सागर में स्थित एक सुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, याद रखिएगा। क्या कथन 2 भी आपका सही हो जाएगा। तो कथन 2 जो है सो आपका बिल्कुल सही है, 1 और 2 सही है। 3 में आपका भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कार निकोबार में स्थित है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसका हम आंसर बताते हैं। देखिए एक सूची ने बांध दिया, सूची को विशेषता या स्थान दिया हुआ है। हम तो थोड़ा भी आज हम 50 नंबर प्रश्न पर रुक जाएंगे, क्योंकि रक्षाबंधन है, सब लोग बोल रहा है कि नहाने के लिए, तो जाकर नहाना भी है, ये आप लोग को याद रखिएगा। देखिए इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए नागार्जुन सागर, तो इसका विशेषता या स्थान आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका विशेषता या स्थान आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित क्या विशालकाय चिनाई बांध है, याद रखिए आपका 2 में हो जाएगा। श्रीशैलम में आपका बांध कहाँ होगा? तो श्रीशैलम बांध आपका नलमाला पहाड़ियों में स्थित जल विद्युत परियोजना हो जाएगा। आलमट्टी आपका हो जाएगा 4 में हो जाएगा, उत्तरी कर्नाटक में स्थित, जिसे लाल बहादुर शास्त्री के बांधवे कहा जाता है। पंपा सागर ये आपका हो जाएगा 1 में, कर्नाटक और तुंगभद्रा नदी पर निर्मित है। सही उत्तर आपको कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र पृथ्वी की सर्वाधिक जैव विविधता को समर्थन देता है? तो ये याद रखिएगा, इसका सही उत्तर आपको कौन सा समर्थन देता है? तो समर्थन आपका उष्णकटिबंधीय
वर्षा वन करते हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे, आज का आखिरी नंबर प्रश्न होगा, क्योंकि रक्षाबंधन आ गया। आप सभी बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत के विशिष्ट जिलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। याद रखिएगा। देखिए कथन एक में आपका है, कथन एक में चिल्का झील खारे पानी की एक लेगून है जो बंगाल की खाड़ी से एक संकरी रेत की पट्टी द्वारा अलग है तथा यह उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों का सबसे बड़ा शीतकालीन आश्रय स्थल है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही है, देखिए। लोकटक झील अपने फुमड़ी के लिए प्रसिद्ध है जो वनस्पति, मिट्टी और जैविक पदार्थ के अलग अलग तरह के समूह होते हैं जो विश्व के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान का समर्थन देते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 3 आपका गलत हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है। वीडियो हो गया समाप्त। तो पार्ट 2 हम लोग देखेंगे कल, यानी कि कल हम 50 नंबर से लेकर 150 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कल। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।